हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी रॉन्ग। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि माया की फीलिंग्स और उसके पास में जो सब कुछ हुआ वो सब कुछ जानने के बाद में वहाँ पे लोग जितने भी खड़े थे सबकी आंखों में आंसू थे। माया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सब लोग उसे इस नज़रों से देख रहे हैं, सिंपैथिक नज़रों से। और माया से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था और उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं था। वो समझ रही थी कि यहाँ पे सब लोग उसी की तरफ फोकस कर रहे हैं। अब उसके साथ में सब लोग बिहेव कैसे करेंगे उसे पता था। उससे एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर दिखाएंगे। माया ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने छोटे बहन की तरफ देखती है और आयशा को बोलती है, आयशा अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो आयशा अपनी बहन की तरफ देखती हुई बोलती है, ठीक है दी, बट सामान बाहर में जाए, आई डोंट केयर, नया आ जाएगा या फिर हम लोग बाद में मंगवा लेंगे, बट अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, ओके। तो बोलते ठीक है दी। ऐसा बोल के माया पर आयशा का हाथ पकड़ती है। इन्हें लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। इतने में ही कंचन बोलते हैं, माया कहाँ जा रही हो? बस यहाँ से दूर। पर क्यों, क्या हुआ है? आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो। मैं माया पीछे मुड़ती है, कंचन के पास आके खड़ी होती है। मैं भी शायद आपको याद नहीं होगा, एक बात बताऊं? तो कंचन सुन रही होती है और कह रही होती है, बोलो। मैं हमेशा जब छोटी थी, मॉम डैड साथ में थे, तब भी मैं हमेशा आयशा का हाथ पकड़ के ले जाया करती थी और मेरा हाथ कोई पकड़ के रखता था हमेशा, वो आप थे। बट लगा नहीं था कितने सालों के बाद मिलने के बाद में आप मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। बट मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, सच बताऊँ तो मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगा। आई एम सॉरी, बट पता नहीं बस फीलिंग्स नहीं मेरे अंदर आप लोगों के लिए, 1% में नहीं। और अनजान लोगों से सिंपैथी लेना मुझे नहीं पसंद। वैसे जान पहचान वाली सिंपैथी मुझे देते नहीं है, और अनजान लोगों से तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। सो बाय स्ट्रेंजर्स, थैंक्स फॉर स्टेइंग मी हियर। मेरी बहन को मुझे यहाँ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई एम गोइंग। इंस्पेक्टर रोहित, आई थिंक आपका काम हो गया होगा, और आपको अगर कोई और सवाल रहे तो आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में बार बार इंटरफेयर करें। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो भी पूछ लीजिए। तो उस पर तो पूछना चाहते थे, लेकिन उसे लगा कि अब सही वक्त नहीं, तो बोलते कि अब सही वक्त नहीं। तो मैं बोलती है, मैंने कहा अभी पूछ लीजिए, वरना अगली बार से जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आपको गार्ड्स अंदर तक नहीं आने देंगे। फिर चाहे आप कमिश्नर के पास जाइए, उससे बड़े ऑफिसर के पास जाइए, कोई भी आपको मेरे घर के अंदर एंट्री नहीं दे सकता। रिमेंबर दिस, अगली बार से आपको मेरे लॉयर से बात करनी होगी। इट्स योर डिसीजन, सवाल पूछना है कि नहीं? तो बोलते ठीक है, अगर तुम्हें बताना है तो ठीक है, बताओ। तुम्हारे डैड करते क्या थे? इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी ना, बिजनेस करते थे। हाँ, साथ में बहुत अलग अलग काम भी करते थे। आई मीन एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा उठाना, लड़के के साथ में बाहर जाना, ड्रग्स करना, अलग अलग नशे करना, और कुछ? तो बोलते कि किस हद तक के नशे करना? तो मैं उन्हें बताती है, उनके बारे में हर एक चीज़ बता देती है, ऐसे ऐसे करते थे। तो बोलते तो बिज़नेस के बारे में क्या? तो मैं बोलती आई डोंट नो, मैंने कभी उनके बिज़नेस में ध्यान दिया भी नहीं। आपको लगता है कि मैं उससे कुछ कर रही होंगी? एंड मेरी एज है भी बिज़नेस समझने की। अभी मैं अपनी कॉलेज में हूँ, कॉलेज लाइफ में जस्ट स्टार्ट किया, कुछ टाइम हुआ है मुझे, सेकेंड ईयर में हूँ सर। आई डोंट थिंक सो कि मैं बिज़नेस समझ पाऊँगी अभी, और मेरे डैड ने मुझे सिखाया भी नहीं है। ओके, सो आई थिंक नाउ आई कैन गो। कुछ टाइम में मेरी सर्जरी भी है, सो आई एम गोइंग। कोई सवाल रह रहे हैं तो पूछ सकते हैं अभी। तो बोलता ठीक है, जा सकती हो तुम। बाय द वे, इतनी छोटी हो जब जानती हो तो तुम्हें अल्कोहल और स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो मैं नीचे मुड़ती है और नज़र दिखाती बोलती है, ये मेरा डिसीज़न होगा, आपका नहीं। मैं ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है। आशा का हाथ पकड़ कार में बैठ जाती है और कार ड्राइव कर रही होती है।
आयशा हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, वैसे दी इंस्पेक्टर ने सही तो बोला, आपको ना नशे नहीं करनी चाहिए, ना अल्कोहल ना स्मोक। तो बोलते तू ना परेशान मत कर मुझे। तो बोलते दी छोड़ दो ना पर। तो बोलते छोड़ना चाहती हूँ बट अब मेरी आदत पड़ी हुई है तो मैं एकदम से नहीं छूटेगा। आई एम ट्राइंग ओके। तुझे पता है अब मैंने बहुत कम कर दिया पहले से। तो बोलते पता है मुझे, पहले तो रोज़ ड्रिंक करते थे। तो मेरी गलती नहीं है, तुझे पता अच्छे से। तो बोलते पता है मुझे, आपको सारी आदतें उस आदमी ने लगवाई है राइट। तो बोलते हैं कह सकती है, चल कोई ना, उन सब के बारे में बातें मत कर और मेरे सामने स्माइल कर। तो बोलते वो तो मैं कर रही हूँ थी और मुझे ना आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। तो बोलते पूछ। हम जा रहे हैं तो मुझे आपकी सारी वॉचेस चाहिए। तो बोलते 1 सेकंड, सारी क्यों चाहिए? मुझे चाहिए आपकी वॉच अच्छी है ना। 1 सेकंड, जब हम गए थे वॉचेस लेने के लिए तो हमेशा अपनी पसंद की वॉच लेती थी। मैंने तुझे कई बार सजेस्ट भी किया पर तुम मना करती थी राइट। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते अब तुझे मेरी वॉच पसंद क्यों आ रही है? तो बोलते मुझे अच्छी लगती है, आपकी वॉच सच में बहुत ज़्यादा कूल है। एक तो तुम्हारे कूलपन। वैसे बोल के बोलते ठीक है बहन रख लियो, मुझे क्या करना है, मेरे लिए एक घड़ी छोड़ दियो, छोड़ देगी। तो बोलते चलो जाने दिया, एक छोड़ दूंगी आपके लिए। तो बोलते धन्यवाद, आपका एहसान हुआ, बोल के सब मस्ती कर रहे थे। ऐसे करते करते अपने फार्म हाउस से पहुंच जाते हैं। मतलब इनका जो मेन घर था वहाँ पर नहीं जाते हैं लोग, वहाँ पे इनकी बहुत सारी गंदी आदतें है ऑफकोर्स, तो वहाँ नहीं जाते हैं। और उस घर को एकदम छोड़ देते हैं, खंडर बनने देते हैं। वहाँ पे कोई जाता, मतलब होता है ना सफाई करने के लिए किसी को भेजते हैं, उसके लिए भी नहीं भेज सकते ये लोग, उस घर को सड़ने दे रहे थे बस। ये लोग बस उस फार्म हाउस में जाते हैं, अच्छे से रहते हैं। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा था, ये दोनों वहाँ जाते हैं, इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने इस घर का डिज़ाइन कैसा था, ये घर बड़ा था, हर रूम काफ़ी अच्छे थे। इस घर के ठीक बाहर एक गार्डन था और गार्डन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। घर के पीछे छोटा सा स्पेस था, वहाँ पे गार्डन के थोड़े बहुत फ्लावर्स थे। माया अक्सर वहाँ जाके बैठती थी, माया को वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। माया यहाँ आने के बाद सबसे पहले वहीं जाके बैठती है और बोलती है हो फाइनली पहुँच गए। तो बोलते दी इतना भी टाइम नहीं लगा। तो बोलते बर्थडे प्लेस बहुत प्यारी है ना। तो बोलते ऑफ कोर्स, आपको तो फेवरेट है ना, और इन सारे फ्लोर्स को आपने तो ग्रो किया है। आई नो, सारे कितने प्यारे हैं ना। तो बोलते हैं प्यारे तो हैं। ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि वजह से आवाज़ मैं आई कम इन। तो माया पीछे मुड़ती है और देखती है। तो बोलती है आइए मैम, ऐसा बोल कर मैं स्माइल करती है। तो यार कोई नहीं, कशिश होती है। कशिश आके बोलती है तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और मुझे बताया नहीं इस जगह के बारे में। तो माया बोलते फार्म हाउस पता था। तो बोलते बट इतनी प्यारी है ये कभी नहीं बताया। तो माया स्माइल करती है और कशिश सर पे हाथ रख के बोलती है तो आप कभी आए ही नहीं यहाँ पे, और अब आ गए हो ना तो पूरी जगह देख लेना। तो आयशा बोलती है तो मैं जाऊँगी। तो मतलब तुझे कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है, बस कबाब में हड्डी नहीं बनना है, ऐसे बोल के स्माइल करती है, वहाँ से भाग जाती है। तो माया स्माइल करती है, वो आयशा की तरफ देखती है और बोलती है कैसी लगी जगह? बहुत प्यारी है। तो माया बोलती है कि आपकी फैमिली अब भी मुझे एक्सेप्ट करेगी, मतलब आपके पार्टनर के तौर पे? तो बोलती है आई डोंट नो, मैंने कहीं पूछा नहीं, बट तुम मेरे पार्टनर ज़रूर रहोगी। तो मैं बोलती है ओके। तो कहे जा कर के माँ की गोद में बैठ जाती है। तो मैं बोलती क्या कर रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं, बस तुम्हें हक करने का मन कर रहा था। तो माया कशिश को हक कर लेती है, मतलब माया बैठी होती चेयर पे, उसके ऊपर बैठी होती कशिश और बैठ करके उसे हक करके रखती है। और माया को भी बहुत अच्छा लग रहा था तो उसे हक करके हक बैक कर लेती है। सर में हाथ फेर रही होती है और बोलती है क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं, बट लगा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा। तो माया बोलती मैंने तो कहा था सब कुछ बाहर आना ही है। तुम्हें सब कुछ कैसे पता लग जाता है? तो माया बोलती क्योंकि मेरे पास दिमाग है एंड मुझे इतना पता है कि आज नहीं तो कल मेरे बारे में पता लगना ही था। और खासकर जब इंस्पेक्टर मेरे पास्ट को लेकर के इतना ज़्यादा क्यूरियस थे। तो तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेंगे? मुझे क्या पता, ऐसा बोल के लोग बातें करते। उस तरफ इंस्पेक्टर रोहित, वो ऐसा कुछ कंफर्म होने के बाद में वो थोड़ा डाउट में आ जाते हैं
और सोचते हैं क्या माया ने ये किया होगा, बट वो कैसे करेगी। अगर ये केस अलग भी हो उन सबसे, तो फिर भी वो एक बच्ची है, अगर उसे करना ही होता तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। अब तो समझदार भी है और ऐसा कुछ करेगी नहीं, बट मेरा इंट्यूशन क्यों बोल रहा है कि मुझे माया के बारे में और पता करना चाहिए। पर क्या पता करूँ, सारी इन्फॉर्मेशन तो निकाल चुका हूँ मैं, और कहीं से क्या इन्फॉर्मेशन निकालूँ मैं, उसके बारे में क्या पता करूँ, सब कुछ तो यहीं पे ही है। ऐसा बोल के सर पकड़ के बैठे थे वो और सोच रहे थे। इतने में ही आज एक अजीब सा केस आता है। इंस्पेक्टर रोहित जाते हैं और बोलते हैं कि अब क्या केस आ गया। हो जाता है इस जगह पे, ये कोई 5 स्टार की बिल्डिंग थी, उसका एक होटल रूम था। उसके अंदर एक आदमी वो गिरा हुआ था नीचे की साइड में उल्टा। तो बोलते इन्हें क्या हुआ, तो सर पता नहीं, बट पता नहीं क्यों हमें अजीब लग रहा है। अब देखो एक ब्लड की बूंद भी नहीं है, और देख के लग नहीं रहा कि ये नेचुरल डेथ है। तो बोलते हैं अच्छा तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है, कमरा पूरा ज़्यादा बिखरा हुआ था, इसलिए अब तक किसी ने बॉडी को छीटा तक नहीं था, जब तक इनके सीनियर नहीं आ जाते। तो वो खुद आ जाते हैं वहाँ पे, मतलब सीनियर मतलब इंस्पेक्टर रोहित नहीं आ जाते, वो वहाँ जाते हैं और बॉडी को सीधा करते हैं और देखते हैं कि उनकी चेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी लकीर बनी हुई है, और वो किसी चाकू से बनाई गई है, बट वहाँ पे ब्लड की बूंदें नहीं थी। तो थोड़ा देख कर कन्फ्यूज होते हैं कि चेस्ट में इतनी बड़ी लाइन बनी हुई है और घाव भी ताज़ा ही लग रहा है, तो ब्लड क्यों नहीं है यहाँ पे। वो यही सोच रहे थे। इतने में वो देखते हैं कि साइड में मॉप रखा था, यानी कि पोछा होता है ना, वो रखा था। वो देखते हैं उसे और वो पूरा रेड था, और देख के समझ जाते हैं कि जिसने भी ये किया है उसने यहाँ पे ब्लड साफ भी किया है। बट क्यों, जब मर्डर किया ही है तो ये ब्लड साफ करने की ज़रूरत क्या थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो घाव लगा हुआ था, वो घाव काफ़ी गहरा था, उससे ब्लड आना बंद हो चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जो भी यहाँ पे आया था उसने ये जानबूझ के कमरा ना वो पूरा बिखेरा है, और फिर उस आदमी की चेस्ट में वो लाइन बनाई है। और ये देख के लग रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं थी यहाँ से जाने की, वो आराम से गए पेशेंटली, जैसे कि वो यहाँ पे यही करने के लिए आया था, पूरी प्लानिंग थी। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है इंस्पेक्टर होते हुए, देख के समझ जाते हैं कि किसी ने जानबूझ के किया है, और जिसने भी किया है ना वो मर्डर करने में कुछ ज़्यादा ही माहिर है, जिसने इस तरीके से मर्डर किया है। वो उस बॉडी को देख करके सोच रहे थे, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे थे। एक तो माया, उसके डैड का वो केस जिसके अंदर लोग के अनजान तरीके से मर्डर हो रहे हैं और एक ये कुछ ज़्यादा क्रिटिकल केस था, क्योंकि वो तो शायद बाहर आ भी नहीं रहे थे, लेकिन ये केस मीडिया में जा रहा था, क्योंकि ये इंसान और कोई नहीं शिवाय के डैड के वो फ्रेंड थे, जो 2 फ्रेंड आए थे उनमें से एक था। और वो जब ये देखते हैं कि मीडिया बाहर आ चुके हैं, तो बोलते हैं कि मीडिया यहाँ पे क्यों आई है। तो एक जो वहाँ पे कांस्टेबल तो बताता है कि सर ये बिजनेसमैन है, एंड वो जब बताते हैं कि किस कंपनी में है ये, तो उन्हें याद आता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माया के डैड के जो बिजनेस साथ में करते थे ये वही है ना। वो अच्छे से नाम डिटेल सब कुछ पता करवाते हैं इनकी, एंड वो बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेज देते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सबसे पहले वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है, एंड सरप्राइजिंगली फुटेजेस बिल्कुल सही होती हैं, उनमें एक छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होती है। और दिखाते हैं कि एक आदमी था, आदमी कह नहीं सकते क्योंकि तो हुडी पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, और इस तरीके से पहनी हुई थी कि उसका फेस 1% तक नहीं दिख रहा था। मतलब वो हुडी काफ़ी बड़ी थी, शायद उसकी जो बॉडी थी उसके से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी वो, जो उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। एंड वो इंसान नीचे देख के चल रहा था पूरा टाइम। शायद वो कैमरे से बचने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपने पाँव की तरफ देख के चल रहा था। और पता नहीं क्यों
इंस्पेक्टर तो थोड़ा अजीब लगता है ये, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा था लग भी नहीं रहा था कि वो किसी रूम में जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्टेप्स गिन रहा है, क्योंकि उसकी उंगलियां इस तरीके से मूव हो रही थी जैसे वो अभी अपनी स्टेप्स गिन रहा हो। और एकदम रूम के ठीक बाहर जाने के बाद में रूम की तरफ मुड़ता है और रूम पे नॉक करता है। तो सामने से वो आदमी दरवाज़ा खोलता है। तो ये बोलता है, जी पता नहीं कि इंसान क्या बोलता है, बट वो उसे अंदर बुला लेता है। अंदर बुलाने के बाद में लगभग 5 घंटे बाद में वो आदमी बाहर आया था। एंड फिर से वो आराम से बिल्कुल पेशेंटली, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, वो तो बस रूम में गया और बाहर आ गया हो, आराम से मिल करके एंड निकल जाता है वहाँ से। सारे सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय उस ब्लैक हुडी के। और ये दिखता है कि कोई आदमी दिन दहाड़े आता है, किसी को मारता है, यहाँ पे किसी को कुछ खबर तक नहीं हो पाती, कोई खबर नहीं हो पाती। इंस्पेक्टर रहते दिखा करके वहाँ के मैनेजमेंट से बात करते बोलते ये क्या है, कोई भी यहाँ पे आ रहा जा रहा है? तो सर हमें कैसे पता होगा, और वैसे भी यहाँ पे सब लोग जो भी आते हैं रूम में रहते हैं, हमें कैसे पता होगा कौन क्या कर रहा है। इंस्पेक्टर गुस्सा बहुत करता है उन पे, एंड वो लोग भी अपने सर नीचे करके बातें सारे सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो कर भी कह सकते थे, वो लोग उनके ही होटल में ही मर्डर हुआ है। खैर इंस्पेक्टर रोहित बहुत कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, एंड फिर वो फिर से एक बार रूम की तलाशी लेने निकले जाते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या है। वो जा करके देखते हैं कि दीवार पे एक साइन बना हुआ है जो कि पहले नहीं था बट अब है। अब कैसे है साइन? वहाँ पे क्रॉस बना हुआ था और लिखा होता टारगेट कंप्लीट। टारगेट कंप्लीट, वो सोच रहे थे देख करके, एंड वो कांस्टेबल को बोलते हैं, कांस्टेबल। तो कांस्टेबल अंदर आता है, बोलता है कि जी सर। तो बोलते कि ये साइन पहले तो नहीं था जब मैं आया था, अब कहाँ से आ गया? तो बोलते सर मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। तो बोलते तो फिर किसे पता होगा ये कहाँ से आया? मैं अभी सिर्फ फुटेज चेक करने गया था और जब वापस आया हूँ थोड़ी पूछताछ करके सबसे, ज़्यादा तो मुझे 1 घंटा हुआ होगा, और 1 घंटे में साइन कैसे आया यहाँ पे? तो मतलब पता नहीं शायद कोई केमिकल यूज़ किया होगा जो कि अब शो कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है, ऐसा बोल के इंस्पेक्टर रोहित उस वॉल को टच करते हैं। तो देख के लग रहा था कि ये कोई केमिकल से तो बिल्कुल नहीं हुआ है, शायद ये कुछ टाइम पहले का ही है, जो कि बोतल स्प्रे आती है ना, उससे किया गया है, कलर स्प्रे वाली बोतल से। वो जाता है फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, एंड यू नो व्हाट, वो आदमी वापस आता है वो लिखने के लिए। शायद वो भूल गया था ये लिखना, या फिर शायद वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था, जल्दी में ज़्यादा वो लग नहीं रहा था, या तो उसके पास पेंट नहीं था, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। जो कि वापस आया ये लिखा जबकि पुलिस वहाँ मौजूद थी। शायद जो कांस्टेबल था वो कुछ देर के लिए बाहर गया था, उस आदमी ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर उसने ये लिखा, वो बाहर आया एंड बिल्कुल शांति से चला गया। सभी इंस्पेक्टर के सामने से, जहाँ पे भी वो पुलिस वाले पूछताछ कर गए उनके सामने से वो चला गया। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं किया, वो चला गया वहाँ से, क्योंकि वो इतना काम था कि उस पर शक करना बहुत मुश्किल था, और ये मर्डर बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। वो चला तो जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर रोहित उनके मन में सवाल पैदा कर जाता है, क्या ये सीरियल किलर है जो कि मारना एंजॉय करता हो, या फिर कोई और जो कि इसे सीरियल किलिंग दिखा रहा हो? वो यही सोच रहे थे कि इतने में ही उनके पास फिर से कॉल आता है, और उनके सीनियर का कॉल था जो कि उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि मीडिया में ये केस कुछ ज़्यादा ही हवा में था, बहुत ज़्यादा हवा में था, और मतलब बहुत जल्दी फैल जाता है, न्यूज़ में जाती है, इन पर प्रेशर आता है, सीनियर डांटते हैं, उन्हें बोलते हैं कि जल्दी केस सोल्व करो। ये सब लोग अपने एजम्पशन लगाते हैं कि मे बी सीरियल किलिंग हो सकती है, फिर ये एक दिखाया जा रहा है, मतलब हो सकता है कि बस शो ऑफ के लिए है, या फिर मर्डर को छुपाने के लिए सीरियल किलिंग दिखाई जा रही है। ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं।
इंस्पेक्टर रोहित शांत बैठे होते हैं। इंस्पेक्टर रोहित के लिए बारे में बोलते गए, तुम कुछ बोलोगे नहीं? तो बोलते सर इट्स काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आज तक इस तरह की सीरियल किलिंग हमने आज तक नहीं देखी है। हाँ, हमने बहुत सारे किलर को देखा है, उनके साइन को देखा है। अगर ये कोई कॉपी कैट भी होता तो शायद उनकी कॉपी करता, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई भी केस ऐसा पढ़ा है जिसके अंदर वो आकर के स्प्रे से टारगेट कंप्लीट लिख के जाता हो। तो तक ये हो सकता है ना कि एक ये इसका पहला किल हो। जब उसके फेलो इंस्पेक्टर ये बोलते हैं तो बोलते कि हो सकता है ना कि बस दिखाया जा रहा हो, मतलब सब लोग बहस करने लग जाते हैं इस बात है। फिर से इंस्पेक्टर रोहित खड़े होते हैं और बोलते कि पहले आप इन लोगों को समझा लीजिए, हमारा मकसद क्रिमिनल को पकड़ना है, भले वो सीरियल किलर हो या फिर पर्सनल को। हमें आई थिंक ऐसे दो दो लोगों में डिवाइड कर देना चाहिए जो कि इस केस को हैंडल कर सकते हैं। एक जो कि पर्सनल व्यू से देखेगा एंड दूसरा जो कि इसे एक सीरियल किलिंग के रूप से देखेगा। आपकी चॉइस है कि आप किसे अपॉइंट करना चाहते हैं। वो ऐसे बोल करके बैठ जाते हैं, अपना सजेशन दे देते हैं, क्योंकि एक यही बेस्ट सोल्यूशन था इस केस को सुलझाने का। क्योंकि अगर किसी एक डायरेक्शन में जाते तो हो सकता है कि वो डायरेक्शन बिल्कुल गलत होती, और ये सबको ओपिनियन काफ़ी सही लगता है। तो इनकी दो टीम बन जाती हैं इंस्टेंट, मतलब बहुत जल्दी बन जाती हैं, मतलब ऐसे फ्रीक्वेंट, मतलब इतनी जल्दी जो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। शायद ये केस को ज़्यादा हाई प्रोफाइल का था इसलिए। उसमें से एक टीम थी इंस्पेक्टर रोहित की, उस टीम को वो लीड नहीं कर रहे थे, उनके एक सीनियर लीड कर रहे थे, जिनको बस एक केस इतना तो खास नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि बस एक बड़े आदमी का केस है इसलिए इतनी हाइप बन रही है, और वो बस ऐसे ही नॉर्मली केस सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्हें टारगेट मिला था सीरियल किलिंग में सॉल्व करने का, मतलब ये देखने का कि सीरियल किलर तो नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरे इंस्पेक्टर थे जो कि पर्सनल वे में देख रहे थे। इंस्पेक्टर परेशान होता थोड़ा सा कि ये ठीक है केस सोल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद उस इंस्पेक्टर को ये साबित करना था कि ये पर्सनल वे में ही किया गया है और कोई इसे शेडो क्लोन कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, बस कॉपी कैट है कोई, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर समझ जाता है अपने सिर के इंटेंशंस और वो जाकर के उनसे बात करते हैं। एंड फिर इंस्पेक्टर कन्विंसिंग बहुत अच्छे थे, वो समझ जाते हैं एंड ये लोग अच्छे से केस पे काम करने लगते हैं। सब लोग ध्यान दे रहे होते हैं। इंस्पेक्टर रोहित हर तरीके से सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो करते ही क्या, कोई सबूत था ही नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट मर्डर कैसे हो सकता है, वो यही सोच रहे थे। फिर वो रूम में वापस आते हैं, उस रूम में वहाँ की हर एक चीज़ देखते हैं, सामान फैला हुआ, शायद कुछ मिल जाए, शायद कोई ब्लड ड्रॉप मिल जाए जो कि क्रिमिनल की हो, शायद कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए। वो उस रूम को फिर से पूरा इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब वहाँ पर कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ क्लीन कर दिया गया हो। ये जो भी आया है पूरा सोच समझ के आया है। हाँ, उसकी वॉक से और जिस तरीके से यहाँ पे आया देख के नहीं लगा कि ये कोई जानबूझ के कर रहा होगा। इंस्पेक्टर इस केस में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, तभी उन्हें माया की याद आती है। वो उन्हें याद आता है कि माया के पास भी एक ब्लैक हुडी थी, पर क्या माया फिजिकली इतनी स्ट्रांग होगी कि वो एक आदमी को जो कि उससे काफ़ी बड़ा है, उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो एक ऐसे आदमी को मार पाएगी? वो ये सोच रहे थे। फिर वो बोलते कि मुझे पता करना होगा, मुझे माया पे शक क्यों हो रहा है। वो यही सोच रहे थे, इतने में ही वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे माया के पास में और पूछताछ उससे करेंगे। वो जाते हैं माया के फार्म हाउस के बाहर जाते हैं। बाहर गार्ड्स खड़े थे, बोलते सर आप अंदर नहीं आ सकते। तो बोलते कि मैं पुलिस में हूँ एंड मैं माया से बात करने के लिए आया हूँ। तो बोलते सर बट मैम से पूछना पड़ेगा। तो बोलते तुम क्या लोग चाहते हो, तुम्हें जेल जाना है? तो थोड़ा गार्ड्स से डरा देते हैं, तो गार्ड्स डर जाते हैं एंड वो अंदर जाने देते हैं। माया आराम से बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसकी छोटी बहन कॉलेज आ चुकी थी। मैं आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी। इंस्पेक्टर रोहित आते हैं तो बोलते लगा ही था पाओगे, बैठो। क्या हुआ, कॉलेज नहीं गई आज? तो बोलता रिलैक्स इंस्पेक्टर रोहित बैठिए। तो बैठ जाते हैं।
तो वो बोलते कि तो जानती कि मैं आई क्यों, पता था मुझे आप आओगे, फिर से कुछ पूछना होगा, पूछे क्या पूछना है, तो तुमने तो बोला था कि तुम मुझे जेल भेज दो, मतलब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे चाहे कोई भी आ जाए। तो बोलते हैं कहा था, बट अभी घर पे कोई है नहीं तो आई कैन गिव द आंसर्स, यहाँ पे कोई मुझसे सिम्पैथी नहीं दिखाएगा, जो पूछना है प्लीज़ पूछिए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, आई वांट टू स्लीप। तो बोलते क्या हुआ है, कुछ नहीं, वो बस मेडिसिन थोड़ी हैवी है तो नींद बहुत आती है आजकल, ये सब छोड़िए आप सवाल पूछिए। तो बोलता है कि हाँ बताओ फिर। तो हमारे डैडी के जो फ्रेंड थे, जो कि शायद तुमसे उस टाइम मिलने भी आए थे जिससे मैंने सवाल पूछे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैं बोलती हूँ पता है मुझे। तो बोलता है तो फिर पता भी है कि उनका मर्डर किस तरीके से हुआ है। हाँ न्यूज़ में भी देखती हूँ, आई नो। तो फिर वो माया से 2-3 सवाल पूछते हैं उस आदमी के बारे में। तो माया उनकी तरफ देखते हुए बोलती है आई डोंट नो दैम, मैं उनके पास ज़्यादा जाती भी नहीं थी। तो बोलता है क्यों, तुम्हारे घर पे अक्सर आया करते थे वो। तो बोलता आते थे बट वो मेरे डैड की तरह थे, थोड़े ठरके टाइप, और इसलिए मैं बाहर जाती नहीं थी, उनके बाद मार तो मुझे खानी थी। खैर और कुछ जानना है आपको। तो बोलता है श्योर। तो बोलते हैं यस सर आई एम डेफिनेटली श्योर, मुझे क्या करना है। तो बोलते कि मैं एक बार खड़ी होगी। तो मैं बोलती है हाँ ठीक है। माया खड़ी जाती है। इंस्पेक्टर रोहित माया के फेस की तरफ देखते हैं, माया की आँखें खुली हुई होती है। माया बोलते हैं बोली सर। तो माया को जानबूझ के थोड़ा सा पुश करता है। तो बोलते सर क्या कर रहे हैं आप। तो माया की कॉलर पकड़ के थोड़ा करीब करते हैं अपने, और उसके गले को हल्का सा दबाते हैं। तो मैं बोलती है सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, कर क्या रहे हैं आप, ऐसा बोल के थोड़ा दूर करती है। एंड मैं थोड़ा चिल्लाती सिक्योरिटी के लिए। तो इंस्पेक्टर थोड़ा दूर होता है, बोलता है कि क्या तुम ये एक्टिंग करेगी। तो मैं बोलती क्या एक्टिंग कर रही थी, आपका दिमाग ख़राब हो गया, आप करने की कोशिश क्या कर रहे थे। तो बोलता कि यही देख रहा था कि तुम इतने फिजिकली स्ट्रांग हो कि नहीं हो। तो मैं बोलती मतलब क्या है आपका। तो बोलते मेंटली तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मुझे तुम पे बहुत शक हो रहा था कि कहीं तुमने तो सब कुछ नहीं किया। तो वह बोलती है एक काम करो, मेरे ना एक बार मेडिकल रिपोर्ट देख लो, पता लग जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। नहीं हो सर इतनी फिजिकली स्ट्रांग मैं नहीं हो, तो मुझसे इतनी सारी चीज़ें होती नहीं है, आपको पता भी नहीं मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा वीक है, और मैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, ऑफकोर्स बनाना है मुझे कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग कि जो आपने भी करने की कोशिश की मैं खुद को डिफेंड तो कर सकूं। तो बोलते हैं कि सही है बट मुझे फिर भी शक हो रहा है। ऐसा बोल करके वो गन निकालते हैं। मैं एक सरप्राइज की तरह बोलता कि चलो बताओ मुझे कि तुमने मर्डर किया है। तो माया देखती है थोड़ा घबराती, बोलते सर क्या कर रहे हैं आप। तो बोलते हैं मैं थोड़ा पागल हूँ, मेरे सभी कलीग्स मुझे यही बोलते हैं कि मुझे उस पर शक हो जाता है ना, फिर मैं कुछ भी कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने 2 बार 2 लोग के एनकाउंटर भी किए हुए हैं जो कि शायद गुनहगार थे भी नहीं, बट तुम्हारी तरह ही वो मुझसे सच छुपा रहे थे। तो मैंने बस गुस्से में आगे कर दिया, एंड तुम जो गुस्सा दिला रही हो, तो टेल मी तुम क्या जानती हो और क्या तुमने मर्डर किया है। इंस्पेक्टर तो बहुत कन्विंसिंगली से कुछ बोल रहे थे, उनकी आंखें रेड थी, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और मैं घबरा रही थी। मैं बोलते सर पागल हो गए क्या। देखिए सर मैं छोटी बहन है, आई वांट टू टेक केयर ऑफ हर, मैं सब कुछ क्यों करूँगी। तो बोलते तुम तो किस लिए भी से कर सकती हो। ऐसे बोल करके वो माया के करीब आ रहे थे और उसके सर पे गन रख देते हैं और बोलते हैं कि अब तो ये बुलेट गलती से मिस पे नहीं होगी। वैसे बोल करके माया की आंखों में आंखें डाल के बोल रहे थे, माया को डरा रहे थे, और माया सच में बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इतने में ही इंस्पेक्टर को कुछ फील होता है जैसे किसी ने कुछ पकड़ा हो एंड पीछे पकड़ के बहुत तेज़ खींचा हो, एंड वो उन्हें कशिश थी, कशिश उनकी मतलब चेस्ट पे किक करती बहुत तेज़ और बोलती हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई सर पे गन रखने की, चाहते क्या आप। ऐसा बोल करके वो उनके हाथ से गन ले लेती है और कहती है आज के बाद अगर मैं आगे से नज़र उठा करके देखी ना तो ये आँखें निकाल लूँगी।
तो बोले तुम हो कौन? वो ऐसे बोले थोड़ा करीब आते हैं तो कशिश बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो इंस्पेक्टर रोहित को बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा। इंस्पेक्टर रोहित अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं था कि वो फाइट बैक नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, बट वो कशिश को मारते नहीं हैं, वो बस खुद को डिफेंड करते हैं। लेकिन उन्हें फिर भी बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और बोलते हैं ओके रिलैक्स, मैं समझ गया उसने कुछ नहीं किया है, मैं बस पूछना चाह रहा था। एम पीछे से माया बोलती है रिलैक्स कशिश, कुछ भी नहीं हुआ है, काम डाउन, ऐसा बोल के कशिश को बैकअप कर लेती है। तो कशिश बोलती है पक्का ना, ठीक हो तुम? ऐसे बोल के वो माया को देखती है तो माया बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस पूछताछ करने आ रहे थे और उनके इन्वेस्टिगेशन करने का थोड़ा टाइप थोड़ा डिफरेंट है। तो बोलते क्या पूछ रहे थे, तो सब कुछ बताती है माया। तो माया की बात सुन के वो एक बार इंस्पेक्टर की तरफ फिर देखते बोलते सच में लगता है कि ये कुछ कर पाएगी? सर नहीं, ये इतनी स्ट्रांग, माना ये मेंटली स्ट्रांग है, इससे इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं होता लोगों से बहुत जल्दी। मुझसे हुआ है ना, बहुत मुश्किल से हुआ है वो भी। आई डोंट नो कि मुझसे ही क्यों हुआ है। आई थिंक दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से इमोशनली कनेक्टेड है, एक तुम मेरे से और एक अपनी छोटी बहन से, उसके अलावा किसी से कनेक्टेड नहीं है ये। बाहर में जाए दुनिया, उनको कुछ भी वजह से फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने आजकल से कुछ करने की कोशिश की है या फिर से थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुँचा है, आई किल यू देयर। एंड ये वार्निंग नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है, ये सच है। कशिश से बोल करके उनको वहाँ से भेज देती है। इंस्पेक्टर रोहित वहाँ चले जाते हैं, तो जवाब नहीं देते वो, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो समझ जाते हैं कि मायन तो नहीं कर सकते सब कुछ, क्योंकि वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर मान लो कि किसी रीज़न से वो उस आदमी को मारे भी, तो इतनी प्रिसाइजली किसी को कट करना एंड फिर ब्लड साफ करना, जो भी बिना घबराए, माया जो मेरी गन देख कर घबरा गई थी, थोड़ा स्ट्रेंज तो है। खैर बस में वहाँ चले जाते हैं और दूसरी तरफ कशिश बोलती है क्या वो डर लग रहा था? तो मतलब डर की बात नहीं है, बस सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे बाद आप लोगों का क्या होगा, आपका, आयशा का क्या होगा? तो कशिश थोड़ा सा मारते हुए बोलते सच बताओ? तो सच बताऊँ तो थोड़ा डर तो लगा था, क्योंकि अब मुझे अपनी लाइफ से प्यार है। बट आई थिंक इंस्पेक्टर रोहित मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। तो उधर से क्यों उन्हें लगता है कि मैं किसी को मारूंगी। पता नहीं कौन है मर्डरर जिसने इस आदमी को मार दिया। ऐसा बहुत सही किया, मुझे आके धमकी दे रहा था, अब खुद मर गया। तो कशिश बोलती है ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो बोलते पर क्या बोलूँ मैं इस आदमी के बारे में? और तो बोलते कुछ मत बोलो, बस छोड़ो, मुझे तुम्हें हक करना है। तो माया बैठ जाती है, बोलते करो। तो बोलते ये क्या है? तो बोलते कल भी तो ऐसे हक किया था, गोद में बैठ करके, तब भी करो। तो बोलती है ओके। तो कशिश माया ही गोद में बैठ जाती है। तो माया बोलती है बाय द वे आपको लड़ना आता है? तो बोलते मैंने मार्शल आर्ट सीखे हैं। तो वो सच्ची? तो बोलते हाँ ब्लैक बेल्ट। तो बोलते नाइस, मुझे सिखाओगे? पहले तो स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तुमसे कुछ ज़्यादा तो काम होता नहीं है और तुम्हें करोगे। तो बोलते ठीक है ना, सर्जरी के बाद मुझे बिल्कुल ठीक हो जाना है। हाँ थोड़ा टाइम और लगेगा मुझे, लेकिन प्रॉमिस मी कि उसके बाद मुझे सिखाओगे? तो कशिश बोलती है पक्का, और सीखने में बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम तो तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। तो मैं बोलती है वो तो मैं आपको पूरी लाइफ झेलने वाली हूँ। बाय द वे आप कॉलेज गए थे ना? तो बोलते गई थी बट मन नहीं लगा, तो आ गई तुम्हारे पास में। तो बोलते तो कशिश माया एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। एंड कशिश बोलती है माया, तो बोलते क्या हुआ? सच्ची बताऊँ? तो बोलता हाँ बताओ। तो बोलते मैं तुम्हें किस करूँ? तो बोलते हाँ आई एम जस्ट आस्किंग, अगर तुम मना करोगे तो इट्स ओके। तो मैं बोलते करना है आपको किस? तो बोलते नहीं मतलब तुम अनकम्फर्टेबल तो बिल्कुल नहीं। तो मैं स्माइल करती है, कशिश के नेक में अपना हाथ डालती है, अपने करीब करती है, इनसे किस करने लग जाती है। एंड इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार से किस करते हैं। इतने प्यार से किस कर रही होती है माया कि कशिश को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है
और थोड़ा देर से किस करते हैं। थोड़ी देर बाद कशिश थोड़ा पीछे उतर बोलती है, माया। तो बोलते हैं एक बात पूछूं? तो बोलते हैं हाँ पूछो। देखो मुझे सच्ची नहीं पता, मतलब मैंने मूवीज में देखा है कि जब भी एक लड़के के साथ में ऐसा कुछ होता है तो फिर वो मतलब उन चीज़ों को ट्रॉमा लेकर के बैठी होती है। तुम्हारे साथ में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? एंड जब तुमने मुझे किसके तब कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ? तो माया कैश को थोड़ा साइड बिठाती है और बोलती है, सच बताऊं, मैं ना खुद से बिल्कुल प्यार नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। पता तो था कि मैंने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की है, खुद को मारने की कोशिश मैंने बहुत बार की है, बट कभी मार नहीं पाई, क्योंकि मुझे एक छोटी सी जना ख्याल रखना था। ऐसा नहीं है कि मैं कभी डिप्रेस नहीं हुई, कभी मुझे ट्रॉमा नहीं हुए थे, बहुत हुए थे। एंड वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। रात रात भर मैं अपने रूम से बाहर रहती थी, रोती रहती थी, अपने आप को जिम्मेदार ठहराती थी सब कुछ का। जानती थी मेरी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी मुझे खुद से नफरत थी बहुत ज़्यादा, एक वक्त तक। फिर उसके बाद मुझे फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता। तो कहर बोलती है, तो अभी किसके तो फील हुआ? तो मैं स्माइल करते बोलती है, अगर झूठ बोलूँ तो हाँ, सच बोलूँ तो नहीं। मतलब इट्स काइंड ऑफ गुड फीलिंग, मतलब मुझे अच्छा लगा, बट आई कांट एक्सप्लेन दैट। मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मुझे फिजिकल टच से कुछ ज़्यादा फील होगा तो ये नहीं होगा मुझसे। मुझे अब उन चीज़ों से फील नहीं होती, बट हाँ मुझे अच्छा ज़रूर लगता है जब आप मुझे टच करते हो। मुझे बुरा फील नहीं होता, मुझे खुद से गिनने आती है, बल्कि अच्छा लगता है। तो सच्ची तो बोलता है, आपको बुरा नहीं लगा ना मैंने आपको ऐसे बोला? तो बोलते बिल्कुल भी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक दिन ज़रूर आएगा, शायद जब मैं 80 साल की होंगी और शायद तब तुम भी 80 साल की होगी, तब हम दोनों साथ में होंगे। एंड जब मैं तुम्हें किस करूँगी ना, तब पक्का तुम्हें फील होगा। तो वह स्माइल करते बोलती है, ओके देन आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। ऐसा बोल के वो कशी करीब आती है एंड फिर से कशी के लिप्स पे किस करने लग जाती है। एंड दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहे थे, माया को अपनी गुड फीलिंग्स को लेकर के, एंड कशिश अपने सारे इमोशन को बस उसके इसमें दिखा रही थी। कशिश के अंदर तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, एक नर्वसनेस सी थी, एक अजीब सी फीलिंग थी जो कि उसे इस टाइम पे फील हो रही थी। माया उसके लाइफ की वो पहली लड़की थी जिससे वो इतना प्यार करती थी। एंड फिर माया से किस ब्रेक करते हुए बोलती है, ओए तुम तो क्या हुआ? आई थिंक तुम्हें सोना चाहिए। तो वो बोलती है कि आई नो, नींद तो आ रही है बट मन नहीं करा सोने का। तो बोलती है, तुमने मेडिसिन ली है, बहुत हैवी डोज की, सर दर्द करेगा, जाओ सो जाओ, आप आओ ना मेरे साथ में, आई वॉन्ट टू कडल यू। आयशा तो है नहीं वरना उसे कडल कर लेती है। तो बोलती एक सेकंड, मुझ में आयशा में फ़र्क है? ओके। तो बोलते फ़र्क है। तो बोलते क्या फ़र्क है? तो बोलते ये डिसाइड कर लो, मुझे सवाल पूछना है कि मुझे जवाब देना है। तो वो बोलते मुझे जानना है तुम क्या फील करती हो। तो बोलते ठीक है रूम में चलो पहले। तो रूम में जाती है एंड फिर माया कैश को कडल करती है एंड वो बताती है, जब आयशा को हक करती हूँ तो एक ऐसा फील होता है कि उसे ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है, उसे एक सुकून देना है। मुझे भी अच्छा लगता है, पर जब आपके साथ में होती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे एक सुकून मिलता है, एक अच्छा सा फील होता है यार। आई कैसे एक्सप्लेन करूँ। उस वक्त मन करता है कि आपको ना फेस पे बहुत सारे केसेस करूँ। तो पर तुम्हें तो फील नहीं होता ना। तुम तो ऐसा थोड़ी ना है कि वैसे फील नहीं होता, आई मीन अच्छा फील होता है। आप मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ रहे? वेल माया खुद को समझा ही नहीं पा रही थी तो क्या समझती। वेल माया को फील होता था बट उस चीज़ को समझे कैसे उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि सिर्फ वो अच्छा फील हो रहा है, अपनी फीलिंग को समझ नहीं पाती थी। उसके लिए मुश्किल था ऑफकोर्स, वो कैसे फील करेगी, थोड़ा मुश्किल तो था। खैर एक आदमी ब्लैक हुडी में, वो अभी भी मैं बोल रही हूँ, हमें नहीं पता है कि वो आदमी है कि औरत है, बट एक
ब्लैक गाड़ी में फिसल करते हुए एक रात के टाइम पे वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, जो अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है और वो बस विसल करते हुए जा रहा होता है। एंड चुपचाप जा कर के एक पेशेंट के पास बैठ जाता है। उसने आज भी उतनी बड़ी हुडी पहनी हुई थी, तो वहाँ पर जितने भी कैमरे होते हैं, ज़्यादा कैमरे वहाँ पे वैसे होते नहीं बट होते हैं जितने भी, उनके ज़्यादा कैप्चर नहीं होता, वो फेस तो बिल्कुल नहीं आता। चुपचाप जाता है और देखते उस पेशेंट को, वो पेशेंट सो रहा होता है और ये भी एक आदमी ही होता है, इसके वो आदमी देख रहा होता है सोते हुए, और वो बोलता है कि नाउ द टाइम योर वर्क कम्स, नेक्स्ट टारगेट इज यू। तो टारगेट कंप्लीट करना है मुझे, ऐसा बोल के वो थोड़ा करीब जाता है एंड फेस से उसके मास्क हटाता है। पहले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं था कि उसे ऑक्सीजन चाहिए था, वो बस उसके लगा रखा था। तो चुपचाप जाता है एंड वो अब उसे एनेस्थीसिया देता है, समझ के हो गया आप लोग, बेहोशी की क्लोरोफॉर्म बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो वो देता है उसे और बोलता है कि आई नो तुमने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें सुकून की ज़िंदगी मिलनी नहीं चाहिए थी, और सुकून की मौत भी नहीं, बट मैं इतना बुरा नहीं हूँ, तो मैं सुकून की मौत ज़रूर दूंगा। ऐसा बोल करके वो मतलब उसका जो पर वो उसने पहना हुआ था उसके ऊपर से ही उसके चेस्ट में नाइफ घुसा देता है एंड उसे पूरा खोल देता है, नीचे तक लग जाता है और बोलता है दैट्स लुकिंग बेटर, नाउ द टाइम्स योर काम माय टारगेट। अभी तुम्हें सजा चल रही है, आई नो, दर्द तो तुम्हें बहुत फील हो रहा होगा ना, थोड़ी देर बाद जब तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जब तुम्हारी आत्मा ही भटक रही होगी और मुझे देख रही होगी, तो शायद तुम मुझे देखना चाहते होगे ना, बट आई एम सॉरी, तुम्हारा यमराज, उसे तुम देख नहीं पाओगे। ऐसा बोल के वो वहीं बैठा होता है, 2 घंटे तक वो वहीं बैठा होता है एंड कोई भी नहीं आता है। 2 घंटे तक वहाँ बैठने के बाद में वो देखता है कि आदमी मर चुका है, उसका बहुत ब्लड निकल चुका होता है। उसके पास में जो हुडी होती है उसके नीचे से वो एक शर्ट निकालता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट पहनते थे, वो वही थी। उसे निकालता है और बोलता है कि नाउ द टाइम कम टुडे चेंज योर क्लोथ्स। ऐसा बोल करके सबसे पहले वहाँ पे जो बिता ब्लड था वो साफ कर देता है, सारा का सारा जो बेड पे वाइट कपड़े थे उन्हें हटा देता है पूरा, मतलब इतना साफ नहीं कर पाएगा, उन्हें साइड फेंक देता है डस्टबिन के अंदर एंड फिर वो चेस्ट पे जो ब्लड लगा होता है उसे क्लीन करता है, उसकी बॉडी पूरी क्लीन होती है, वो इतना कर देता है और आसपास ब्लड की इतनी तो बूंदी भी नहीं होती हैं। एंड फिर वो बोलता है कि दैट्स लुकिंग बेटर, अब तुम मरे हुए अच्छे लग रहे हो, 1 सेकेंड इसे फाड़ना पड़ेगा ना। उसके बाद फिर से वो उसके जो मतलब शर्ट से फाड़ देता है जिससे कि वो चेस्ट खुली हुई दिखे, उसके अंदर में भी वो ऐसा करता है एंड फिर सब कुछ ठीक करके एंड विसल करते हुए चला जाता है। मतलब एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर रात में आता है और सब कुछ कर जाता है। नेक्स्ट डे होता है और पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। पहले कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, ना ही कोई छोटा सा मोटा था, मतलब नॉर्मल था, इतना कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं था तो इतना तो कोई नॉर्मल भी नहीं था, बट इसके अंदर इस आदमी की मौत हो गई थी। और वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, वो बोलते कि ये आदमी कैसे मर गया, इसे तो आज कोर्ट ले जाना था ना, ये ठीक हो रहा था। हाँ, तो वो आदमी कोई क्रिमिनल था जिससे कि एक आदमी आके मार जाता है, फ्रॉम नोवेयर वो आता है मार जाता है, किसी को कुछ पता नहीं लगता। इंस्पेक्टर आज फिर से आता है एंड यू नो व्हाट, उसके बेड पे लिखा हुआ था टारगेट कंप्लीट और नीचे क्रॉस बना हुआ होता है। तो ये कौन है जो इन लोगों को इस तरीके से मार रहा है?
एक आदमी तो पहले ही था जो ये लोगों को बिना ये दिखाए कि नेचुरल डेथ है, बिना ये दिखाए कि मर्डर नहीं नेचुरल डेथ है, वो लोगों को मार रहा था। और अब एक ये है जो शो ऑफ कर रहा था कि वो है मर्डरर और टारगेट कंप्लीट। तो टारगेट कंप्लीट क्या है, और क्या ये कोई सीरियल किलर है या फिर कोई बस बनने का दिखावा कर रहा है? आई नो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग राइट, बट अगर आपको जानना है क्या क्या होता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेल स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आई थिंक 20 एपिसोड तक जाएगी है, 20 ही पार्ट आएंगे इसके, उसके बाद में स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। सो डोंट वेरी, थैंक यू so much for watching this story. See you in the next part. Bye buddies.